हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूँ पीपल कोटी से बद्रीनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ से भारत के आखिरी गांव माना गांव में। हमारी केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा सीरीज का यह आखिरी एपिसोड है। आपको हमारे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलिए चलते हैं पीपल कोटी से बद्रीनाथ और उसके बाद भारत के आखिरी गांव माना गांव। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 5 अक्टूबर है, दिन बुधवार और दशहरा। फिलहाल हम लोग पीपल कोटी से आगे बढ़ रहे हैं। करीब 2 से 3 घंटे का सफ़र में रहने वाला यहाँ जाने के लिए। तो पहुँच के हम आपको बद्रीनाथ की दर्शन कराएंगे। तो जो हरिद्वार से बद्रीनाथ की जो बसें चलती है और ये तो जो लेट चलती है तो वो बसें भी यहीं पे नाइट स्टे करती है। पैसेंजर्स है वो यहाँ पे रूम्स या लॉजेस वगैरह लेके नाइट स्टे करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डे बसें यहाँ से रवाना होती है। ठीक है, फिलहाल ये प्लेट है, मिलते हैं आपसे बद्रीनाथ में। और मैडम भी तैयार है फिलहाल। ठीक है दोस्तों, बाय। हेलो दोस्तों, देखिए अभी हमको पीपल कोठी निकले हुए 10 मिनट ही हुए थे और हम लोगों ने हमारी गाड़ी रोक दी। कारण ये देखिए सामने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बर्फ़ के पहाड़ सामने और बहुत खूबसूरत वैली, और ये पूरा वैली का नज़ारा। आधे पहाड़ों में कट चुकी है और आधे पहाड़ भी वैसे हैं, नीचे नदी बहती हुए। तो ये है कि उत्तराखंड में आए तो बार बार हमको गाड़ी रोकनी पड़ती है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए, क्योंकि सीन ही बहुत खूबसूरत होते हैं सामने। आपका मन नहीं चाहते हुए आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है। ठंड तो बहुत तेज है और 7 बजे भी हम काफ़ी हैं। तो फिलहाल खाली है। आज दशहरा है तो मुझे लग रहा है आज थोड़ा यहाँ ऑफ सीजन है। बाकी मेरा अनुभव कह रहा है कि आज थोड़ा यहाँ भीड़ कम हो गई, जिस हिसाब से हमें ट्रैफिक रास्ते में कम मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ी देर में। दोस्तों, पीपल कोटी से लगभग 35 किलोमीटर आगे आने पर जोशीमठ शहर आता है। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का यह प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर लगभग 12,000 साल पुराना है। एक मत के अनुसार मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। नरसिंह मंदिर वह स्थान है जहां बद्री विशाल शीतकाल के दौरान विश्राम करते हैं। सर्दियों के दौरान बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति को बद्रीनाथ के पुजारियों द्वारा नरसिंह मंदिर में ले जाया जाता है। फिर बद्रीनाथ की मूर्ति को नरसिंह जी की मूर्ति के साथ रखा जाता है। नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, क्योंकि भगवान नरसिंह को अपना इष्टदेव मानते थे। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी भी है। मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह की प्रतिमा की राइट हैंड साइड की भुजा पतली है और यह हर साल धीरे धीरे पतली होती जा रही है। केदारखंड के सनत कुमार संहिता में बताया गया है कि एक दिन भगवान नरसिंह का यह हाथ टूटकर गिर जाएगा। जिस दिन यह घटना होगी, नर और नारायण नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। पौराणिक काल में यह नगरी कार्तिकेयपुर नाम से जानी जाती थी। कत्यूरी वंश के शासक यहीं से गढ़वाल राज का शासन चलाते थे। यहाँ भगवान वासुदेव की 8 फीट ऊंची 24 अवतारों वाली प्रतिमा गांधार शैली के उत्कृष्ट दर्शन कराती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 5 साल यहीं व्यतीत किए तथा इसे ज्योतिमठ नाम दिया, जो बाद में अपभ्रंश होकर जोशीमठ हो गया। प्लीज़ दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इन वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो
तो हमारे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे भी इसी प्रकार से आप लोगों से मोटिवेट होके इस प्रकार से नए नए वीडियो हम लोग बनाएं, नए नए हम लोग टूर करें। बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद मिल रहा है। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है। इस मूर्ति का निर्माण 8वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा ललितादित्य युकापीड़ा के शासनकाल के दौरान किया गया है और कुछ लोगों का मानना है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। मूर्ति करीब 10 इंच की है और भगवान नरसिंह एक कमल पर विराजमान है। भगवान नरसिंह के साथ इस मंदिर में बद्रीनारायण, उद्धव और कुबेर की मूर्तियां भी मौजूद है। मंदिर में भगवान नरसिंह के दाएं ओर भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी और गरुड़ की मूर्तियां स्थापित है और बाईं ओर कालिका माता की प्रतिमा है। नरसिंह मंदिर से कुछ समय की दूरी पर पहुंचने पर ही हमें रास्ते में विष्णुप्रयाग पड़ा, जो कि अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपंत है और धौलीगंगा नदी का उद्गम स्थल नीति पास है। विष्णुप्रयाग उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच प्रयागों और प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह भारत के प्रसिद्ध संगम स्थलों में से एक है। यह प्रयाग समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि विष्णुप्रयाग का नाम भगवान विष्णु के नाम पर रखा गया है। विष्णुप्रयाग की मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि नारद मुनि ने इसी स्थान पर भगवान विष्णु की तपस्या की थी और तपस्या में नारद मुनि ने पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया और खुद भगवान विष्णु नारद मुनि को दर्शन देने के लिए इस स्थान में नारद मुनि के समक्ष पधारे थे। विष्णुप्रयाग में दाईं और बाईं ओर 2 पर्वत है, जिन्हें भगवान विष्णु के द्वारपालों जय और विजय के रूप में जाना जाता है। इसमें दाएं पर्वत को जय और बाएं पर्वत को विजय माना जाता है। दोस्तों, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने मन में बसाकर हम लोग हमारी यात्रा के लिए आगे बढ़ चले। इस यात्रा में आपको जोशीमठ में बहुत अच्छी खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, ये है गोविंद घाट और ये रास्ता आप देख रहे हैं नीचे जो जा रहा है, यहाँ से हेमकुंड साहब यात्रा चालू होती है, जो कि 20 किलोमीटर है, और फूलों की घाटी जो है वो भी यहाँ 17 किलोमीटर है। यहाँ से कुछ किलोमीटर का ट्रैक आपको गाड़ी से आप जा सकते हैं 5 किलोमीटर तक, पुन्ना से आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। टोटल यहाँ से 20 किलोमीटर है हेमकुंड साहब यात्रा। अभी फ़िलहाल हम लोग बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ते हुए। दोस्तों, यह स्थान हनुमान चट्टी है, जो बद्रीनाथ से करीब 11 किलोमीटर पहले पड़ती है। बद्रीनाथ जाने वाले यात्री यहाँ रुक के हनुमान जी के दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट के तहत जगह जगह सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। थोड़ी देर में हम लोग बद्रीनाथ पहुंच गए और हमने हमारा होटल में कमरा बुक किया, जिसका रेंट हमें 1000 रुपया पड़ा। होटल में रिफ्रेश होके और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग बद्रीनाथ मंदिर की तरफ चल पड़े। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के रूप बद्रीनारायण जी की पूजा होती है। मंदिर के अंदर लगभग 3.5 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है। इसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारायण कुंड से निकालकर स्थापित किया था। मंदिर के आसपास और भी कई चीजें घूमने लायक है, जिनमें चरण पादुका, बामणी गांव, तप्त कुंड, ब्रह्म कमल आदि स्थान है। तो फिलहाल दोस्तों, हम लोग तप्त कुंड पे आ चुके हैं नहाने के लिए, और यहाँ पे विजयदशमी के अवसर के पे भंडारा चल रहा है, आप देख सकते हैं सामने। दोस्तों, इस समय जिस कुंड में मैं स्नान कर रहा हूँ, यह बद्रीनाथ में स्थित तप्त कुंड है कि यहाँ स्नान करने से शरीर संबंधी सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बाहर से छूने पर कुंड का पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय कुंड का पानी शरीर के तापमान जितना ही हो जाता है।
तप्त कुंड की मुख्य धारा को दो भागों में बांटकर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान कुंड बनाए गए हैं। दोस्तों, आज भी तप्त कुंड की रहस्य की गुत्थी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझी है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक धाम है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि भी है। इस धाम के बारे में एक कहावत है कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ का दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, और विष्णु जी का दूसरा निवास स्थान बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में यह भी माना जाता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस स्थान को शिव से मांग लिया था। दिन के 3 बजने को थे और अब मंदिर के कपाट खुलने का समय हो गया था। दोस्तों, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इस वजह से हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पाए, लेकिन हम लोगों ने अंदर भगवान बद्री के विशाल अलौकिक रूप के दर्शन किए। मंदिर के अंदर भगवान नारायण योग मुद्रा में विराजमान है। मंदिर का संपूर्ण क्षेत्र 3 भागों में विभाजित है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप और तीसरा सभा मंडप। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े भारत के आखिरी गांव माना गांव। उत्तराखंड में 3200 मीटर की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित माना गांव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ से माना गांव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ दर्शन करने वाले लोग माना गांव घूमने जरूर जाते हैं। यहाँ ठंड भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। बर्फ पड़ने की वजह से यह जगह बर्फ में ढकी रहती है, जिस वजह से यहाँ के स्थानीय लोग सर्दी शुरू होने से पहले ही नीचे स्थित चमोली जिले में चले जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इंडिया के बॉर्डर के लास्ट विलेज माना गांव, और ये बहुत ही खूबसूरत गांव आप देख रहे हैं। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। मान्यता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। यह एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली अचूक जड़ी बूटियों के लिए माना गांव बहुत प्रसिद्ध है। माना गांव की आबादी की बात की जाए तो यहाँ कुल 400 लोगों की ही आबादी है और यहाँ केवल लगभग 60 घर है। माना गांव में बहुत से पर्यटक स्थल हैं, जिनमें मेन भीमपुल, सरस्वती उद्गम स्थल, केशव प्रयाग, गणेश गुफा और व्यास गुफा है। माना गांव के घरों पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स की गई है। दोस्तों, माना गांव में थोड़ा ऊपर चढ़ते ही सबसे पहले आपको गणेश गुफा देखने को मिलेगी। गणेश गुफा व्यास गुफा के मुकाबले थोड़ी छोटी है। गुफा के अंदर जाते ही आपको वहां एक छोटी सी शिला दिखाई देगी। इस शिला में वेदों का अर्थ लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी दुकानें सजा के बैठते हैं, जिससे यहाँ आने वाले टूरिस्ट अपने आप ही उनकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। गणेश गुफा से थोड़ी आगे ऊपर जाने पर हमारे सामने व्यास गुफा भी आ गई। दोस्तों, वैसे तो एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले
महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। मान्यता यह भी है कि इसी गुफा में वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी की सहायता से महाकाव्य महाभारत की संरचना की थी। व्यास गुफा से थोड़ी आगे चलने पर भीमपुल नामक स्थान आता है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग भीमपुल के बिल्कुल नज़दीक और वहाँ सामने देख सकते हैं हिंदुस्तान की अंतिम दुकान और इससे भी आगे ट्रैक रेडी है। इससे आगे का ट्रैक पे हम लोग कभी गए नहीं, इससे पहले तक मैं यहीं तक आया था भीमपुल तक ही और काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ। ये देखिए मंदिर भी बहुत भव्य बना दिया। सरस्वती मंदिर जो मैंने देखा था बहुत छोटे रूप में था, इसे जीर्णोद्वार करके बहुत बड़ा रूप दे दिया गया। काफ़ी कुछ चेंज हो गया। दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं वह भीमपुल है। कहते हैं जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया, जिसके बाद महाबली भीम ने दो बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था और अपने लिए रास्ता बनाया था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। आपको नदी के पास 20 फीट लंबे पैरों के निशान भी दिखाई देंगे। मान्यताओं के अनुसार यह भीम के पैरों के निशान है। दोस्तों ये नदी 100 मीटर बहने के बाद माणा के केशव प्रयाग में बहने वाली अलकनंदा नदी में मिल जाती है, जिसकी वजह से इसे गुप्तगामिनी भी कहते हैं। यह नदी भीम पुल के पास मौजूद बड़े पत्थरों से निकलते हुए आगे जाती है। भीम पुल भारी शिला से निर्मित एक ऐसा सुरक्षित पुल है जो आज भी सैकड़ों लोगों की आवाजाही का साधन है। भीम पुल के पत्थर में 5 उंगलियों के निशान दिखते हैं। मान्यता है कि भीम ने अपने हाथों से इस पत्थर को जब उठाकर रखा तो यह निशान पत्थर पर पड़ गए थे। भीम पुल को लेकर यात्री खासे उत्साहित रहते हैं। भीम पुल के आसपास कई दुकानें हैं जहां पे बोर्ड लगा हुआ है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, जहां पर आप बैठ के चाय का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान के बॉर्डर के आखिरी गांव पर आकर हमें अलग ही गर्व का एहसास हुआ। माणा गांव से 5 किलोमीटर ट्रैक करके आप वसुधारा वाटरफॉल तक भी जा सकते हैं। इस ट्रैक को पूरा करने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। माणा गांव से सतोपंथ झील भी आप ट्रैक करके जा सकते हैं। सतोपंथ झील तक जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन करना होगा, क्योंकि यह भारत तिब्बत सीमा के पास में स्थित है। सतोपंथ झील जाने के लिए आपको रास्ते में लक्ष्मीवन, पांडुधारा, सहस्त्रधारा, चक्र तीर्थ होते हुए जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से एक चाय मसाला भी लिया है। आए तो यहाँ से अपने साथ कुछ यात्री जरूर लेके जाए, शॉल, मफलर, टोपी। तो हम फिलहाल टोपी ले रहे हैं और चाय मसाला ले रहे हैं, तो घर जाके सर चाय का स्वाद लेंगे। कैसी चाय बनती है? मैं हमने चाय मसाला और पत्थर चट्टी जो दवाई ली है, पत्थर चट्टा दवाई ली है, तो ये यहाँ बताएंगे हमें बारे में। बताइए यहाँ के बारे में। मेरा मैं ठाकुर बहादुर सिंह जी। ठाकुर हूँ मैं। माना माना नहीं, जब आप यहाँ से नीचे जाते हैं गोपेश्वर जिंगला ना, गोपेश्वर जाके आप 6 महीने रहते हैं। 6 महीने नीचे हमारा बिल्डिंग है। तो आप लोग यहाँ बहुत डेवलप है। मैं VIP हूँ ना, VIP हूँ मैं मोदी योगी के साथ का हूँ। हाँ मैं हूँ BJP वाला हूँ। बीजेपी वाले हैं, भाजपा पार्टी मोदी हम ये साथ के। हाँ मैंने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ के स्थानीय निवासियों से यहाँ के बारे में काफ़ी जानकारी जुटाई।
जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि आप लोग चाहो तो माणा गांव में भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपने घर के अंदर बहुत ही खूबसूरत होम स्टे बना रखे हैं। माणा गांव के स्थानीय निवासी स्वभाव से बहुत ही सरल और सीधे हैं। मुझे इन स्थानीय निवासियों से बात करके बहुत ही अच्छी फीलिंग का एहसास हुआ। लेकिन दोस्तों, अब शाम हो चुकी थी तो मुझे इन लोगों से विदाई लेके वापस बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ना पड़ा। और इस प्रकार आखिर में माणा गांव से हम लोग बद्रीनाथ की तरफ भगवान बद्रीनारायण का गुणगान करते हुए बढ़ चले। देखा हमारे साथ दर्शनार्थी फुल भगवान बद्रीनाथ जी के भजन गाते चल रहे हैं। और अब धीरे धीरे यहाँ पे पहाड़ों के बीच में से बादल निकलते हुए, ये देखिए एकदम से मौसम चेंज और चांद भी अपने परवान पे। ठीक है दोस्तों, अब पार्किंग पे हम लोग आ चुके हैं और हमारी बाइक लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दिन फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछली रात को हम लोग बहुत थक गए थे और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया था, जिस वजह से हम लोग सीधे खाना खा के होटल में आके सो गए। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोगों को यहाँ से हरिद्वार के लिए निकलना है। आज का हमारा सफ़र बहुत थका देने वाला है क्योंकि हमें करीब करीब 320 किलोमीटर ड्राइविंग करनी है। तो दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोगों ने जोशीमठ क्रॉस कर लिया है और 6 बजे हम निकले थे। 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे में करीब हमने 50 किलोमीटर ट्रैक कर लिया है। अब आपको हमने एक बहुत ही खूबसूरत मैं सीन दिखाने जा रहा हूँ, जो है जोगी फॉल। तो देखिए, उत्तराखंड में आइए, मजे लीजिए इन झरनों का, नदियों का, पहाड़ों का। ठीक है, अपडेट ये है कि अभी 50 किलोमीटर हमारा पूरा हुआ है 320 में से, यानी करीब 270 किलोमीटर हमने गाड़ी और सुबह के बज चुके 8, तो सफ़र थोड़ा लंबा है। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही और भी जो कुछ खूबसूरत नज़ारे आएंगे वो जरूर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, बाय। जोगी फॉल से आगे बढ़ने पर हमें रास्ते में कर्णप्रयाग पड़ा। यहाँ अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। पिंडर का एक नाम कर्णगंगा भी है, जिसके कारण भी इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। इस स्थान का संबंध महाभारत काल से भी है। यहाँ नदियों के संगम के बाएं किनारे पर कर्ण का मंदिर भी है। यहाँ कुछ समय आराम करने के बाद हम हमारे सफर पर वापस आगे चल पड़े। जैसे जैसे हम लोग हरिद्वार की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे सर्दी का एहसास कम और गर्मी का एहसास ज़्यादा होता जा रहा था। दोस्तों, लगभग 320 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग शाम को 5 बजे
हरिद्वार आ चुके। दोस्तों, अब बारी थी हरिद्वार में मां गंगा में स्नान करने की और अपनी यात्रा को सफल करने की। अब से कुछ समय बाद ही हरिद्वार में मां गंगा की आरती की तैयारियां चालू हो गई थी। दोस्तों, हरिद्वार की गंगा आरती जग प्रसिद्ध है। इस आरती का गवाह बनने सिर्फ भारतीय पर्यटक ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी भारी मात्रा में यहाँ आते हैं। दुनिया भर के सबसे खूबसूरत धार्मिक क्रियाकलापों में से गंगा आरती को बेहद ही खास माना जाता है। मां गंगा के तट पर यह आरती सूर्यास्त के बाद होती है। शंखनाद से गंगा आरती की शुरुआत की जाती है। मान्यता है कि मन में बस चुकी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा मां गंगा के तट पर होने वाली गंगा आरती के दौरान खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हरिद्वार से हमारी यात्रा शुरू होकर वापस हरिद्वार ही खत्म होती है। अब हमें हरिद्वार बस स्टैंड जाकर हमारी स्कूटी जमा करानी थी और वहां से बस लेके जयपुर के लिए वापस रवाना होना था। दोस्तों, फिलहाल हम लोग माँ गंगा में स्नान करके और आरती में शामिल होकर वापस पार्किंग पे जा रहे हैं, जहाँ से हमारी स्कूटी लेके हम जमा कराने जाएंगे और फिर बस लेके जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारा फिलहाल 5 दिन का टूर था जो आज एंड हो गया है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ स्कूटी टूर के दूसरे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जहाँ पर आप जाके उन्हें देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ट्रैवल टिप्स को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।